तो जो टॉपिक हम कल कर रहे थे वो कंजंक्शन का था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। उसमें आपको ये पता लग गया होगा, उसके जो फर्स्ट टाइप था फैनबॉयज, वो आपको पता लग गया होगा कि फैनबॉयज क्या होते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट टाइप था फैनबॉयज वाला, यानी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ये था कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने कर लिया है। उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में? समझ आ नो गया? सर। ठीक है। सेकंड टाइप करना अभी बाकी है, हमने थर्ड टाइप को स्टार्ट किया था। थर्ड टाइप का नाम था कोरिलेटिव। तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसमें हमने इसका एक टाइप किया था, है ना। और कोरिलेटिव मैंने आपको बताया है कि ये पेयर्स में आएंगे। ये कंजंक्शन जो होंगे पेयर्स में आते हैं। तो इसमें हमने एक कंजंक्शन कर लिया था जहाँ पर हमने हार्डली, हार्डली या इसके साथ में हमने स्कार्सली, या इसमें हमने रेयरली किया था एक बार। आप इसमें बेयरली भी लगा सकते हो। इसके साथ हम वैन लगाते हैं, पेयर जो बनता है वैन बनता है। और मैंने इसको बोला कि आपको चार तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चार तरीके कौन कौन से थे? सबसे पहले तो पेयर का एरर हो सकता है कि आपको पूछ ले। दूसरा आपको यहाँ पर क्या करेगा, इनवर्स ऑफ एडवर्ब, इनवर्स ऑफ एडवर्ब। अब इनवर्स ऑफ एडवर्ब का मतलब कुछ नहीं है कि आपको क्या होगा, सबसे पहले एक एडवर्ब लिखा होगा और उस एडवर्ब के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इसको इनवर्स ऑफ एडवर्ब बोल देते हैं। ये हमें करना होता है। थर्ड, इसमें हमने ये देखा होगा कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि वो टेंस का एरर पूछ दे इसमें। और फोर्थ में ये देखा था कि जो भी वर्ड, जितने भी वर्ड्स ये लिखे हैं ऊपर, इनके साथ हम नॉट को यूज़ नहीं करते। हार्डली के साथ नॉट नहीं यूज़ होगा, रेयरली के साथ भी नॉट यूज़ नहीं होगा। तो ये हमने फर्स्ट टाइप किया था। अब इसके सेकंड टाइप पे चलते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन का सेकंड कंजंक्शन कौन सा होगा? बिल्कुल इसी की तरह है, उसको बोलेंगे हम नो सूनर। अगर किसी सेंटेंस में आपको नो सूनर दिखाई दे रहा है, तो नो सूनर के साथ में आप देन को यूज़ करोगे, है ना। नो सूनर के साथ आप देन भी यूज़ करोगे। और एक देन, ये देन होता है, ये देन जो होता है ना, ये नाउ का देन बनता है। तो नाउ और जो देन होता है ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम ये होता है। तो इसको आप बोलोगे सिंपली, ये क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये। तो और ये देन जो होगा ये कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है। हम डिग्री करेंगे जब एडजेक्टिव में, तो डिग्री में इसको जरूर यूज़ करेंगे हम, कि देन में हम डिग्री में नॉर्मली हम देन को यूज़ करते हैं। और लोग कुछ एक्सेप्शन भी बनते हैं। अब इस नो सूनर का एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ, नो सूनर, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया मैंने, हैड आई रीच्ड होम। एक और बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी ये रीच वर्ड होगा ना, इसके साथ आप टू नहीं लगाओगे, रीच टू होम नहीं बोलेंगे हम, रीच टू होम। अब यहाँ देन लगा देते हैं, देन आई हैड टू लीव अगेन, ये बोल दिया। अब इसमें भी वही चार बातें ध्यान में रखनी है हमने। एक तो नो सूनर के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पर इनवर्स ऑफ एडवर्ब कर रखा है। दूसरा, यहाँ पर हमने इसका पेयर का ध्यान रखना होता है। तीसरा, अगर हमें ये दिख रहा है कि ये पास्ट में है, तो दूसरा ये टेंस भी पास्ट में ही रहेगा। और नो सूनर में ऑलरेडी नो लगा हुआ है, तो इसके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसे कंडीशन बनेगा कि नो सूनर आई हैड नॉट रीच, तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें नो सूनर में ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, तो दोबारा से नॉट लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उसका टाइप टू है। अब ये टाइप वन और टाइप टू को देखो एक बार। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इसमें क्वेश्चन या डाउट पूछ लो अपने, नो सूनर और उसमें हार्डली वाले में। मनदीप, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है सर। खुशबू, आपको? सर क्लियर है। ठीक है। अब इसका जो थर्ड वाला टाइप है उसको देख लेते हैं। थर्ड वाले टाइप में भी आपको दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने देखना है, आइदर लगाते हैं। आइदर, आइदर मैंने कल भी आपको बताया था कि आइदर अगर अकेला आता है तो वो क्या बनेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन वो अकेला नहीं आ रहा, वो पेयर में आ रहा है, तो उसके साथ जो पेयर बनेगा वो और का बनेगा। आइदर और का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, यानी दो में से एक की बात करता है ये। और मैंने बोला अगर और अकेला आता है तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बनता है, ये फैनबॉयज का पार्ट है ये। उसी तरह से फिर ये नेगेटिव की बात करेंगे तो नीदर लगा देंगे यहाँ पर। और नीदर के साथ क्या लगाओगे, नीदर के साथ में नॉट लगाओगे। इसके इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जीरो आउट ऑफ टू की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक तो आपको हो सकता है इस तरह से पेयर में क्वेश्चन पूछ ले, जो कि बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर सबको पता है कि आइदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ में नॉट लगता है। दूसरा, वो आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछेगा, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन बनता है, वो भी इसमें आएगा। तो वो मैं बाद में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले इसका आइदर और का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला है कि आइदर राम और राहुल कैन डू इट।
अब यहाँ पर कितने हैं, 2 लड़के हैं यहाँ पर, उनमें से कोई भी क्वेश्चन है, माना कि कोई क्वेश्चन उसको कर रहे हो, तो उनमें से कोई भी 2 में से कोई एक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, दोनों नहीं कर सकते। अगर दोनों होते तो यहाँ पे बहुत होता, और बहुत के साथ हम एंड को यूज़ करेंगे, बहुत राम एंड राहुल कैन डू इट। तो लेकिन 2 में से कोई एक करेगा तो आइदर लगा देंगे। और अगर इसी को थोड़ा मैंने नेगेटिव में बनाना है तो इसमें नीदर लगा देते हैं, नीदर, और यहाँ पर बोल देंगे नीदर राम नॉर, यहाँ पे नॉर लगाना पड़ेगा, नॉर राहुल कैन डू इट। अब इसका मतलब कि यहाँ पर 2 में से 0 की कंडीशन बना रहा है, तो 2 में से 0 की कंडीशन देखो क्या हो गया, नीदर और नॉर। जब हम 2 पेयर की बात करेंगे ना तो हम इसमें आइदर और नीदर लगाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे 2 बंदे हैं, राम भी है यहाँ पर और राहुल भी है, ये 2 में से हमने किसी एक के बारे में बात करनी है तो आइदर लगा दोगे, और 2 में से कोई भी नहीं होगा वहाँ पर तो नॉर को यूज़ करेंगे। ये आपको पता लग गया पेयर का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पेयर वाले में? फर्स्ट नो सर। सर। हो सकता है कि वो पेयर से कोई क्वेश्चन पूछ ले। दूसरा यहाँ पर वो क्या पूछेगा आपको, एक टॉपिक आता है, बाद में भी उसको डिस्कस करेंगे हम, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक बनेगा। उसमें क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जब भी आएगा तो आपको 2 सब्जेक्ट दिखेंगे वहाँ पर, और 2 सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो ये राम दिख रहा है सब्जेक्ट, एक यहाँ पे राहुल दिख रहा है। राम भी नाउन है, राहुल भी नाउन है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब अगर हमें इसमें इसके मतलब वर्ब को यूज़ करना है, किसी वर्ब को, तो कौन से वर्ब को यूज़ करेंगे हम, तो वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे माने यहाँ पर मैंने सेंटेंस बोला है कि आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज एब्सेंट टुडे। अब देखो इसमें क्या हो गया, सॉरी इसको टुडे लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें ये देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, नाउन है, कॉमन नाउन, टीचर भी कॉमन नाउन है, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट बन रहा है और ये भी एक सब्जेक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज को यूज़ किया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको इज दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है। क्यों इज क्यों यूज़ किया अभी बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ उसके बाद में बताता हूँ आपको। जैसे अगर क्वेश्चन ये उल्टा कर दिया उसने, ये बोला कि आइदर द टीचर, ये बोल दिया माना आइदर द टीचर, टीचर लिखा है, और यहाँ बोल दिया और द स्टूडेंट्स। अब देखो मुझे यहाँ पर आर यूज़ करना पड़ेगा, आर एब्सेंट टुडे, ये बना दिया। अब इसका मतलब कि यहाँ पर आर यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे सेकंड जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ किया जाएगा, इसी को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं हम। तो हमने वर्ब को हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग लगाना है, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पर हमें सिंगुलर दिख रहा था तो हमने इज लगाया। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, स्टूडेंट्स दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, तो हमने आर लगा दिया। तो आपको ये पता लगा कि कोरिलेटिव कंजंक्शन से आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो पेयर वाला और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से। ये आपको पता लग गया होगा। कंडीशन कुछ ऐसी भी बनती है कि कई बार हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, लेकिन वो अलग कंडीशन बनेगी, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन की कंडीशन नहीं बनेगी। उसका एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, अगर समझ नहीं आएगा तो बाद में आ जाएगा, अभी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन, और यहाँ पर बोल दिया मैंने हैव बीन पनिश्ड। अब बताओ इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैव बीन पनिश्ड, इसमें कोई एरर बताओ, कुछ एरर दिख रहा है इसमें आपको, किसी को कोई एरर दिख रहा है इस क्वेश्चन में? खुशबू आपको कोई एरर दिख रहा है इसमें? नो सर। मनदीप आपको? सर कुछ सेंटेंस ना गलत तो लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पर
एरर हर बताना पहले चाह रहे रहेगा, हैं। नॉट बाद में रहेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को क्या पूरे इस पार्ट को हटा देता हूँ, इस पार्ट को, तो देखो अब यहाँ पर मदर भी है और उसके बच्चे भी हैं। सजा किसको मिली है, पनिशमेंट किसको मिली है, मदर को मिली है ना। द मदर हैज़ बीन पनिश्ड बोलेंगे हम, बच्चों को थोड़ी सज़ा मिली है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हैव की जगह हैज़ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयर में तो था नहीं है। तो अब ये जो मतलब हमें यहाँ पे कीवर्ड देखना होता है एंड नॉट। अगर एंड नॉट आता है तब हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं। सेकंड में क्या लिखा है अपने को देखना भी नहीं है वो। तो इसका आंसर क्या बन गया, द मदर हैज़ बीन पनिश, मदर को पनिश किया गया है, बच्चों को नहीं। एंड नॉट हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को पनिश नहीं किया गया है, सिर्फ मदर को पनिश किया गया है। अगर दोनों को पनिशमेंट मिलती है तो यहाँ पर द मदर एंड हर चिल्ड्रन लिखा होता। अगर यहाँ पर एंड नॉट नहीं आता ना और खाली एंड आता तब तो ठीक है, प्लूरल आता, क्योंकि मदर को भी पनिश किया गया इस कंडीशन में और चिल्ड्रन को भी पनिश किया गया है। लेकिन एंड नॉट ने क्या कर दिया है, एंड नॉट ने सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब जो होगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, इस पर ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इस पर डीप हम बाद में जाएंगे जब मैं रूल कराऊंगा। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमने सेकंड के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अदर देन कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ऑल्दो इस पे और भी ट्रिक्स बनती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स लगती हैं तो वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी सिर्फ आपने इतना फोकस करना है कि जो बताया आपको इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट है यहाँ तक। नो आइदर सर। नीदर, नहीं सर। आइदर और नीदर नॉर है ना। आपको या तो पेयर में पूछेगा या वो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो आइदर लगा है कहीं पर, उसके साथ और लगा है तो हम सेकंड देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, जो फोर्थ वाला टाइप होगा इसमें, इसमें आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर कहीं पर नॉट ओनली लिखा है तो इसके साथ हम बट ऑल्सो करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का ध्यान रखते हैं। इससे भी वो दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। एक तो इसी पेयर पे पूछ लेगा, यहाँ पे लिखा नॉट ओनली लिख दिया और यहाँ पर एज वेल एज लिख देगा, कुछ भी और लिख देगा, एंड लिख देगा, एंड ऑल्सो लिख देगा। तो हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। दूसरा वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछेगा सेम एलिमेंट। अब ये सेम एलिमेंट क्या है ये मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। आप इसको सेम एलिमेंट बोल लो या यहाँ पर आप सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल लो, एक ही बात है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला है कि ही नॉट ओनली, इसको ऐसे बनाते हैं, he helps not only his mother but also studies। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया। अब इसमें देखते हैं कि क्या एरर है। देखो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि नॉट ओनली के बाद मेरे को दिख रहा है यहाँ पर हिज मदर, पता लग रहा है। और बट ऑल्सो के बाद में क्या लगा रहा हूँ, स्टडीज लगा रहा हूँ। स्टडीज एक वर्ब है। यहाँ पर ये हिज मदर वाला पार्ट होगा ना, इसको हम नाउन बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे इसको, ये नाउन है। तो इसका मतलब नॉट ओनली के बाद तो नाउन आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं आ रहा है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है। तो इस सेंटेंस को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा कि ही हेल्प्स नॉट ओनली हिज मदर बट ऑल्सो हिज ब्रदर। अब ठीक है ये, अब ये ठीक हो गया क्योंकि अब ये पार्ट नाउन का आ गया। तो नॉट ओनली के बाद जो 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 भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा बट ऑल्सो के बाद भी सेम वही लगाना पड़ेगा अपने को। इसको एक और एग्जांपल से करते हैं कि ये क्या लिखा मैंने। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो, यहाँ पर बोल दिया इंटेलिजेंट। अब देखो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है, सेम एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एक तो नॉट ओनली के साथ हमने बट ऑल्सो लगा रखा है, वो ठीक है। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव लगा दिया, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव लगा दिया। तो सेम एलिमेंट का हमें ध्यान रखना होता है नॉट ओनली वाली कंडीशन में। अभी आपको पता लग गया होगा, इसको एक बार देखो, नोट करो जो भी है, फिर आगे बढ़ेंगे। दो तरीके के क्वेश्चन इससे वो पूछ सकता है आपको। अभी किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक में हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो सकता है, एरर में हो सकता है, या सेंटेंस कंप्लीशन में हो सकता है। ये चार तरीके हैं जहाँ से क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No, sir. नो सर। अब इसी की तरह एक और वर्ड और कर लेते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ मैं। देखो, अगर किसी सेंटेंस में आपको नॉट दिखा, खाली नॉट दिख रहा है, तो नॉट के साथ में आप बट को यूज़ करते हो। ठीक है, नॉट के साथ बट, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लगाया मैंने, यहाँ ऑल्सो नहीं लगाया। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज नॉट स्मार्ट बट इंटेलिजेंट। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जो बट होता है ना, बट ये किसके साथ लगता है? या तो प्लस माइनस के साथ लगता है या माइनस प्लस के साथ लगता है। पता लग रहा है? यानी ऑपोजिट के साथ लगेगा ये। अब इस सेंटेंस में जो स्मार्ट है ना, ये एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। स्मार्ट होना भी अच्छी बात है और इंटेलिजेंट होना भी अच्छी बात है, दोनों प्लस प्लस दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस में तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं है इसमें। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, वो नेगेटिव बात होगी ना यहाँ पर इंटेलिजेंट है, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात को यहाँ पर जो है ये सेटिस्फाई करते रहे, इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। ही इज़ नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है बट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है। तो ये आपको पता लगे कि नॉट के साथ हम बट इसलिए लगाते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। यानी समझने वाले जो पॉइंट थे इसमें, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये 3-4 ही पॉइंट थे जो समझने वाले थे, बाकी बहुत ईजी होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपने मुझे ये बताना कि ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। क्वेश्चन है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड, यहाँ लिख दिया मैंने बिटवीन, और यहाँ लिख दिया मैंने 2 PM टू 3 PM, ये 3 लिख दिया, 3 PM। अब इसमें कोई एरर है क्या? द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM, बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। टू लगा रखा है मैंने वैसे यहाँ पर, तो सही है कि गलत है ये? बिटवीन 2 PM टू 3 PM। सर बिटवीन के साथ एंड नहीं आना चाहिए था। हाँ, बिटवीन के साथ एंड आता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। या तो यहाँ पर हम एंड लगाएंगे, या मैं अगर एंड नहीं लगाना चाहता हूँ, मगर मैं यहाँ पर फ्रॉम भी लगा देता हूँ ना, तो फ्रॉम और टू का सेंस बनता है। तो इस बात से हम ये समझे हैं, इस एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर आपको कहीं पर बिटवीन दिखता है, तो बिटवीन के साथ आप हमेशा एंड को यूज़ करते हो। अब देखो, बिटवीन और एंड जो है ना, वैसे अगर बिटवीन अकेला आता है तो ये प्रेपोजिशन बनता है, और अगर एंड अकेला आता है तब ये फैनबॉयज का कंजंक्शन है, यानी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है ये, है ना। ये एंड तो फैनबॉयज है, मतलब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। लेकिन अब ये पेयर बना के आ रहा है, तब ये क्या हो गया? कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। और बिटवीन के साथ हमने एंड लगा दिया, और अगर मैं फ्रॉम बोलता हूँ तो फ्रॉम के साथ हम टू को यूज़ करते हैं। पता लग रहा है? अच्छा, जैसे माना कि मैंने यहाँ पर एक लिख दिया ABC, तो मैं क्या बोलूँगा? बी लाइज बिटवीन A एंड C, या बी नाम का कोई लड़का है तो मैं बोलूँगा कि बी इज सिटिंग बिटवीन A एंड C। यही तो बोलूँगा मैं, ये तो नहीं बोलूँगा ना बी इज सिटिंग बिटवीन A टू C, ऐसे तो नहीं बोलूँगा। तो इससे ये पता लगता है कि बिटवीन के साथ में हम क्या करते हैं? एंड को यूज़ करते हैं। और फ्रॉम क्या होता है? देखो, फ्रॉम जो होता है, ये मैं प्रेपोजिशन में भी कराऊंगा, फ्रॉम किसी चीज़ का स्टार्टिंग को बताता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, या किसी चीज़ का ओरिजिन को बताता है, कोई भी चीज़ कहाँ से ओरिजिन कर रही है। और जो टू होगा ना, वो उस चीज़ का एंडिंग पॉइंट को बताता है, एंडिंग पॉइंट को बताता है ये। तो इस एंडिंग पॉइंट को मैं डेस्टिनेशन भी लिख देता हूँ, ये किसी चीज़ का डेस्टिनेशन बताता है। अब इसी को, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि आई एम ट्रैवलिंग, और यहाँ लगा दिया मैंने फ्रॉम, और इधर लगा दिया मुंबई। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा। अब इसका मतलब ये होगा कि मेरी जो ट्रिप स्टार्ट होगी वो मुंबई से होगी, मुंबई से स्टार्ट होगी, और एंड कहाँ पर होगी? गोवा में होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? फ्रॉम्स के साथ में टू लगा दिया। तो फ्रॉम का मतलब कि कहाँ से वो स्टार्ट होगी, टू मतलब कहाँ पर वो खत्म होगी। तो यानी मेरी जो जर्नी स्टार्ट, मेरा जो जर्नी है वो मुंबई से है, डेस्टिनेशन जा कर किधर रहा हूँ? मैं गोवा जा रहा हूँ, वो मेरा डेस्टिनेशन है। क्या लगा आपको? इसके साथ हम ये लगा सकते हैं। जैसे माने कि एक सेंटेंस मैंने बोला अभी, जैसे वो सेंटेंस अगर मैं उसी सेंटेंस जो ऊपर लिखा था मैंने, अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ ना, द मीटिंग, और यहाँ पे लगा दिया मैंने विल बी, और यहाँ हेल्ड बोल दिया बिटवीन
बिटवीन की जगह फ्रॉम लगाते हैं। बिटवीन तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, यहाँ पर मैं फ्रॉम लिख रहा हूँ। फ्रॉम, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 PM टू 3 PM। तो इसमें ये बता रहा है कि जो मीटिंग स्टार्ट होगी ना, वो 2 बजे स्टार्ट होगी और 3 बजे ख़त्म होगी। तो जो मीटिंग होगी वो 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे होगी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन, और मैंने यहाँ पे लगा दिया बिटवीन, और बिटवीन के साथ लगा दिया एंड, मतलब 2 बजे और 3 बजे के बीच में मीटिंग होगी। 2 से 3 बजे के बीच में मीटिंग कभी भी हो सकती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। लेकिन 2 बजे का मतलब कि मीटिंग 2 बजे शुरू होगी, 3 बजे खत्म होगी, इसलिए हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्रॉम और टू को यूज़ करेंगे। और अगर हमें पक्का टाइम नहीं पता तो हम वहाँ पे बिटवीन लगा सकते हैं। अब ये आपको दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन समझ आ गए होंगे कि किस तरह से हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को इसमें हम यूज़ करते हैं। ये एक बार देख लो, यहाँ तक देखो, कोई डाउट है डाउट पूछो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। मनदीप क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। आगे चलते हैं। अगर सेंटेंस में क्या आ गया, एक, जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर किसी सेंटेंस में आपको दो या ऑल दो लिखा दिखाई दे रहा है, तो दो और ऑल दो किसी कॉन्ट्रास्टिंग को बताते हैं, तो इसके साथ में आप यट को यूज़ करोगे। गलती से भी इसके साथ आप बट को यूज़ नहीं करोगे। अब ये दो और ऑल दो क्या हो रहा है, पेयर में आ रहे हैं ये, है ना। और यट जो होगा, अगर ये यट अकेला आता है तो ये कुछ और बनेगा, लेकिन अगर ये पेयर में आ रहा है तब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बन जाएगा। दो के साथ हम, ऑल दो के साथ हम यट को यूज़ करते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, तो उसका ये लॉजिक है इसका। अब कहीं पर आपको वेदर दिखता है, वेदर, तो वेदर के साथ में आप हमेशा और को लगाते हो। और ये वेदर और क्या बोलता है, जब कोई डाउट होता है हमें, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज पास और फेल, और फेल बोल दिया यहाँ पर मैंने। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, वेदर के साथ हम और को लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे डाउट है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, जब डाउट होगा आपको तो तब आप वेदर के साथ में और को यूज़ करते हो। और ये जो वेदर होता है, ये क्या काम कर रहा है, ये पेयर में आ रहा है। अगर ये अकेला आएगा तो कोई और कंजंक्शन बन जाएगा ये, तब ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बनेगा। लेकिन ये पेयर में जुड़ के आ रहा है, तब ये क्या बन गया, तब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बन गया। तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी कि वेदर के साथ हम और को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर सर। है इसमें? अब इसमें एक दो बातें और कर लेते हैं, हालांकि वो कंजंक्शन ही है, पर उसको यहाँ पर समझ लेते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दोनों, बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको लेस्ट दिखता है, लेस्ट, तो लेस्ट के साथ आपने दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप लेस्ट के साथ में शुड को यूज़ करोगे, और दूसरा आप लेस्ट के साथ में कभी भी नॉट को यूज़ नहीं करोगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुड यूज़ किया जाता है, नॉट और नॉट को यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। माना मैंने एक सेंटेंस बोला है कि यू विल नॉट गेट सक्सेस, ये अंटिल का हो गया, सॉरी, इसको ऐसे, इसको ये अंटिल में बताऊंगा मैं। इसमें दूसरे एग्जाम्पल लिखता हूँ, लेस्ट वाले में। लेस्ट में लिखते हैं वर्क हार्ड, और आगे मैंने बोला है लेस्ट, ये लेस्ट लिख दिया। आगे बोलना पड़ेगा यू विल फेल। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, अदरवाइज का सेंस बनाता है। अब लग तो ये बिल्कुल ठीक रहा है, ग्रामेटिकली तो गलत है, पर वैसे ठीक लग रहा है। ये वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब कि हमने लेस्ट के साथ, मैंने यहाँ पे विल लगा दिया, जबकि लेस्ट के साथ तो शुड लगता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, शुड यूज़ करना पड़ेगा, विल को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो विल यहाँ पे जच रहा है, पर ग्रामेटिकली वो सेंटेंस गलत होता है, उसमें हम शुड लगाते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, पता लगे, तो वहाँ पर हम शुड को यूज़ करते हैं। और एक दूसरी तरह से अगर ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहेगा, तो वो बोलेगा कि वर्क हार्ड, ऐसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन को, लेस्ट यू विल नॉट, ये मैंने नॉट लिख दिया, यू विल नॉट पास। तो अब यहाँ पर देखो, हमने लेस्ट के साथ में हम एक तो विल को यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा नॉट को यूज़ नहीं करते, तो इसमें तो दो दो एरर आ गए वैसे भी। तो ये दोनों तरह से कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड को यूज़ करेंगे, ये हमें ध्यान रखना होता है। ये मॉडल वर्ब में सिखाया जाता है वैसे। अब ये बात भी आपको समझ आ गई होगी।
ये लेस्ट वाली बात मैं उस टाइम पे भी करूंगा जब मैं बोलूंगा कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, उनके साथ में नॉट नहीं लगता है। जैसे अभी मैंने हार्डली स्कार्सली बोला, नो सूनर बोला है, अनटिल अनलेस के साथ में कभी भी नॉट नहीं लगाते हम, बहुत बार उस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो अब ये कोरिलेटिव का जो क्वेश्चन, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है, ये आपको पता लग गया होगा कि ये कौन से होते हैं और इनका क्या रूल होता है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब आते हैं इसमें जो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है उसको देखते हैं हम। सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को देखो, पहले तो हमने जो फर्स्ट और थर्ड टाइप का कंजंक्शन है उसको कर लिया, उसमें इतना ही है। लेकिन जो सेकंड वाला टाइप का कंजंक्शन उसमें काफ़ी है, उसको मैं अभी पूरा नहीं करा रहा हूँ, आधा का अभी बता देता हूँ, बाकी उसमें हम पूरा तब करेंगे जब मैं प्रेपोजिशन भी करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कंजंक्शन होते हैं कई बार प्रेपोजिशन बनते हैं, कई बार कंजंक्शन बनते हैं, तो वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सेकंड वाला टाइप को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। सेकंड टाइप का कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेटिव। और सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होगा इसमें मैंने बोला है कि इसमें क्लोजेज होंगे, और दो क्लोजेज होंगे इसमें, एक होगा प्रिंसिपल और एक होगा इसमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज। दो क्लोज होंगे इसमें, पता लगे? अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं दैट से। इस दैट से कर लेते हैं। देखो, अगर ये दैट अकेला, मतलब ये दैट क्या आ रहा है, जैसे मैंने बोला है कि दैट इज माई कार, अगर मैंने ऐसे बोला, या अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि दैट कार इज माइन, तो इन दोनों कंडीशन में जो दैट यूज हो रहा है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। इस फर्स्ट वाली कंडीशन में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है, इस सेकंड वाली कंडीशन में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि कार से पहले आ रहा है, कार नाउन है। और ये मैंने दिस दैट दीज दोज बताया भी था आपको, है ना, कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दैट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या होता है ये दैट, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस के बीच में दैट को यूज किया है, जैसे मैंने कल एक सेंटेंस लिखा था, मैंने लिखा था कि थॉट he thought that his teacher, और यहां लिख दिया would scold him, ये लिख दिया। अब देखो यहां पर भी दैट आ रहा है, लेकिन ये दैट सेंटेंस के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो दैट है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब इसको हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, पता लग रहा है? अब इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। और कौन सा कंजंक्शन बोल सकते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग। क्यों? क्योंकि एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, ये दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। ये क्लोज इसका प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज इसका सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज हो जाएगा। और प्रिंसिपल क्लोज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज को जो कंजंक्शन जोड़ता है उसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यस सर। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे बिकॉज का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। बिकॉज, अब जब भी आप बिकॉज लिखोगे तो 100% है कि इस बिकॉज के बाद आप एक क्लोज को यूज करोगे। अगर आप बिकॉज लिख रहे हो तो बिकॉज के बाद आपको 100% एक क्लोज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बिकॉज नहीं, बिकॉज लिखा और बिकॉज के बाद ऑफ लिख दिया, तो 100% है आगे बात, इस ऑफ के बाद आप या तो सिंगल वर्ड को यूज करोगे या फिर आप एक फ्रेज को यूज करोगे। ठीक है, ये उस तरह से काम करेगा। और ये जो सिंगल वर्ड और जो फ्रेज होगा इसमें, ये पॉसिबली नाउन या प्रोनाउन होगा। अच्छा, कैसे? जैसे हम बोल देते हैं ना कि बिकॉज ऑफ यू, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बिकॉज ऑफ के बाद देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, बिकॉज बोला, और बिकॉज के बाद ऑफ बोला, और ऑफ के बाद मैंने बोल दिया बिकॉज ऑफ यू। ये किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ राम, ये राम की वजह से हुआ है। तो ये राम तो नाउन है और यू क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो इन दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ के बाद हमने ये बोल दिया कि बिकॉज ऑफ के बाद आप मोस्ट प्रोबेबली एक वर्ड को यूज करते हो, वो जो वर्ड होगा वो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब इस कंडीशन में जो ये बिकॉज होगा ना, बिकॉज ऑफ, ये काम करेगा प्रेपोजिशन का। और लेकिन ये जो बिकॉज है इसके बाद तो क्लोज आ रहा है, तो ये काम करेगा कंजंक्शन का। और कौन सा कंजंक्शन? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये क्लोजेज आ रहे हैं प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेटिव, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। अब जो ये मैंने बात बोली, बात समझ आई कि बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या अंतर होगा? यस सर।
फिर से बताता हूँ, जब भी आप बिकॉज को लगाओगे तो बिकॉज सेंटेंस के बीच में आएगा, और सेंटेंस के बीच में आने के बाद उसके साथ एक सेंटेंस आएगा, दूसरा सेंटेंस। और जो बिकॉज ऑफ होगा उसके बाद सेंटेंस नहीं आएगा, उसके बाद एक वर्ड आएगा, एक फ्रेज आ सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो बिकॉज और बिकॉज ऑफ है ये रीजन बता रहा है। इसी तरह से एक रीजन बताने के लिए ना एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं हम। मैंने बोला कि द मैच हैज बीन, और यहाँ बोल दिया स्टॉप्ड, द मैच हैज बीन स्टॉप्ड। अब मेरे को कोई क्वेश्चन बोलेगा भाई मैच को क्यों रोका, क्यों मतलब वाई मतलब मुझे रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि मैच को क्यों रोका। तो मैं कारण किस किस तरह से बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ यहाँ पर। एक तो मैं बोलूंगा द मैच हैज बीन स्टॉप ड्यू टू। अब ड्यू टू के बाद मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, रेन। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेन नाउन है, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ ड्यू टू के बाद। अगर मैं रेन नहीं बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू द मैच हैज बीन स्टॉप्ड, और यहाँ ड्यू टू बोला मैंने, और आगे बोल दिया बैड वेदर। यहाँ पे मौसम जो है ना वहाँ पर वो खराब है, बैड वेदर है, वहाँ पर बारिश हो रही है, मतलब बैड वेदर है वहाँ पे। अब ये ड्यू टू के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर दो वर्ड्स को यूज किया। तो ये जो दो वर्ड्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, हम इनको फ्रेज बोलेंगे। और ये जो रेन है ना यहाँ पर, ये सिंगल वर्ड है, जैसे ये रेन नाउन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन में जो ड्यू टू बन रहा है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि उस ड्यू टू के बाद एक वर्ड आ रहा है या ड्यू टू के बाद फ्रेज आ रहा है, तो प्रेपोजिशन हो गया। तो रीजन बताने के लिए मैंने क्या किया, ड्यू टू का भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे इसी बात को कंजंक्शन के फॉर्म में बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा इस सेंटेंस को, मैं बोलूंगा द मैच हैज बीन स्टॉप्ड। अब यहाँ पर मैंने लगाना है बिकॉज, बिकॉज लगा देना है। अब बिकॉज के बाद में मैं यहाँ पर रेन तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज के बाद में बैड वेदर तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज के बाद मुझे एक क्लोज को यूज करना पड़ेगा। मैं क्लोज क्या यूज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, ये मैंने बोला। अब यहाँ पर इट सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। तो इसका मतलब जो इट इज रेनिंग है ये क्या है, ये पूरा एक क्लोज है ये। अब पता लगा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इट इज रेनिंग क्या हो जाएगा, एक क्लोज है। द मैच हैज बीन स्टॉप्ड, एक भी एक क्लोज है। इसको हम प्रिंसिपल क्लोज बोलेंगे और इसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज बोल देंगे। ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज हो जाएगा। और प्रिंसिपल और सब ऑर्डिनेटिव क्लोज को जो कंजंक्शन जोड़ रहा होगा ये बिकॉज, ये इसका नाम रख देंगे हम कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। अब बात समझ आ गई होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और अगर माना कि मुझे सिंस लगाना है यहाँ पर, तो देखो सिंस में वैसे मैं बाद में डिफरेंस अलग से बताऊंगा, पर वैसे ही बता देते, एक डिफरेंस बता देता हूँ। अगर मुझे बिकॉज, हम बिकॉज से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिकॉज इट इज रेनिंग द मैच हैज बीन स्टॉप, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ ये बोल सकता हूँ, सिंस इट इज रेनिंग द मैच हैज बीन स्टॉप, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मैच को रोक दिया है। अब पता लगा आपको। तो हम सिंस से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं पर बिकॉज से नहीं कर सकते। एक डिफरेंस सिंस और बिकॉज में ये भी होता है। कई बार आपने एज सुना होगा, एज, एज, ठीक है ना। तो एज भी रीजन को बताता है। रीजन को बताने के 7 तरीके होते हैं। अभी आपको शॉर्ट में पता लग गया कि ये कंजंक्शन किस तरह से काम करता है। अब एक मैंने कल आपको बताया था टिल के एग्जाम्पल। टिल, जैसे मैंने एक बोला होगा कि इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल टिल 1947, और एक मैंने टिल को बोला होगा कि डोंट मूव फ्रॉम हियर टिल आई कम बैक। तो टिल आई कम बैक में टिल क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। और टिल 1947 में टिल क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं। जहां पर क्लियर नहीं होगा, कोई डाउट आएगा तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है आपके लिए जो समझने वाला है। बाकी तो टॉपिक आपका ग्रामर का बहुत ही सिंपल है, ट्रिक पे हो जाएगा वो। इस टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। खुशबू इतू, तो यूपी में जैसे बारिश होती है, आती है और चली जाती है। यूपी में नहीं, मुंबई में होती है ऐसी बारिश, आती है चली जाती है, वैसे ही आ रही है चली जा रही है। ऐसा क्यों? सर वॉइस क्लियर नहीं थी। तो उसको फिल्टर लगा के क्लियर कर दो ना फिर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। ऑल्दो डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, बाद में डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अभी बेसिक बेसिक से आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं कि ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे आपके माइंड में। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया बिफोर।
और एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होता है मनदीप? सर पहले। पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। पहले के लिए तो हम अगो भी बोल देते हैं। ये भी तो पहले ही होता है, अगो होता है। हाँ जी सर, होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा बिफोर और अगो में? खुशबू आप बताना, बिफोर और अगो में क्या डिफरेंस होगा दोनों में? मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। जो ये अगो होता है ना, अगो, ये हमेशा पास्ट के बारे में बात करता है। पास्ट के बारे में। आप व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप पे लिखा होता है 1 मिनट अगो, 2 मिनट्स अगो, या 30 सेकेंड्स अगो, ऐसे लिखा होता है। लिखा होता है ना। यस सर। जब कोई ऑनलाइन रहता है तो वहां पे बताते हैं कि कितनी देर पहले वो ऑनलाइन था वो। तो वो क्यों दिखा रहा है वो अगो वहां पे? बिफोर क्यों नहीं बोल रहा वो वहां अगो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो पास्ट हो गया अब। तो जो पास्ट की बात करेगा, चाहे वो 1 सेकंड का पास्ट है, चाहे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का पास्ट है। आपने सुना होगा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ईयर्स अगो पास्ट हो गया वो, कई मिलियंस ईयर अगो की बात कर रहे हैं, वो भी पास्ट हो गया। तो अगो यूज किया जाता है पास्ट के लिए। और बिफोर में क्या होता है? बिफोर में दो बातें होती है। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है। इसमें दो इवेंट्स भी हो सकते हैं या कुछ भी, दो चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। ग्रामर की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि इसका एक प्रेसिडेंट होता है और एक इसका एंटीसीडेंट होता है। ये प्रेसिडेंट एंटीसीडेंट में कभी बाद में बताऊंगा आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या बोला? मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज फॉट, ये लड़ा गया था बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से। ये 1 सितंबर से हुआ था, ये 28 जुलाई से हुआ था। अब यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? दो इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसका प्रेसिडेंट हो जाएगा जो पहले हुआ था, और ये इसका बिफोर के बाद का ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, ये इसके बाद हुआ था। तो प्रेसिडेंट मतलब पहले, एंटीसीडेंट मतलब उसके बाद में। तो यहाँ पर दो घटनाओं के बारे में बात हो रही है, टू के बारे में बात हो रही है। पता लगा आपको? तो यहाँ पर हम बिफोर को यूज़ कर सकते हैं, अगो को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगो तो तब यूज़ होगा जब हम पास्ट को बता रहे होंगे। लेकिन पास्ट को अगर हमने दो चीज़ों से कंपेयर करके बताना होगा तो आप बिफोर बोलोगे। ये बात समझ आई है? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। मैंने सेंटेंस बोला कि आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। ये मैंने बोल दिया। अब देखो यहाँ पे दो घटनाएं घटी। एक तो मेरा होमवर्क करने वाली घटना थी, दूसरी घटना थी स्कूल जाने की। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बिफोर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अब, है ना। ये तो नहीं बोलेंगे ना आई डिड माई होमवर्क अगो गोइंग टू स्कूल, वो नहीं बोलेंगे हम। तो ये आपको पता लगा कि बिफोर जो होता है यहाँ पे दो के बारे में बात करते हैं। एक और एग्जांपल बोल देते हैं। मैंने बोला कि ही केम इन द क्लास बिफोर मी, वो मेरे से पहले क्लास में आया। अब दो बंदे क्लास में आए, दो के बीच में बात हो रही है। एक ही है, एक उसका ही है वो प्रेसिडेंट हो गया, और एक मी है, मैं उसका एंटीसीडेंट हो गया हूँ। अब पता लगा आपको? तो बिफोर और अगो के बीच में आपको थोड़ा सा अंतर पता लगे कि क्या होता है ना। यस सर। अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये जो अंतर मैं बता रहा हूँ आपको, ये बाद में हम डिटेल में जरूर समझेंगे, ये काम की चीजें हैं ये। आगे चलते हैं। ये कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में कि ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, नहीं है वहां पर आपने लॉजिक देखना कि लॉजिक क्या लगता है इसका। अच्छा जी, अब फिर से बिफोर पे आते हैं। अगर देखो आपको बिफोर कहीं पर दिखाई दे रहा है, और इस बिफोर के बाद आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, कोई भी एक वर्ड या एक फ्रेज दिखाई दे रहा है, तो आप ये बिफोर हो गया चाहे आफ्टर हो गया, दोनों के साथ सेम कंडीशन रहेगी। ये सेम कंडीशन, तो ये दोनों जो होंगे, ये बिफोर और ये जो होंगे, ये दोनों काम कर रहे होंगे प्रेपोजिशन का, तब आप इसको कंजंक्शन नहीं बोलोगे।
लेकिन हुआ क्या कि बिफोर लिखा हो, कहीं पर बिफोर लिखा हो या कहीं पर आफ्टर लिखा हो, और इस बिफोर और आफ्टर के बाद आपको एक क्लोज दिख रहा है, तो तब ये जो क्लोज दिख रहा है तो इसका मतलब तभी क्या काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे। मतलब ये जो वर्ड होते हैं ये कंजंक्शन भी बन जाते हैं और ये प्रेपोजिशन भी बनते हैं। अब इसी बात को ना समझते हैं, जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिखे थे, कहाँ गया, ऊपर नहीं था, प्रीवियस पेज पे चलते हैं, ये पेज, इसमें आते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिफोर 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 के बाद में हुआ क्या इसको, बिफोर के बाद मैंने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर ये लिखा है, वर्ल्ड वॉर टू। अब ये वर्ल्ड वॉर टू जो है ना, ये कोई क्लोज तो नहीं है, ये तो फ्रेज है, एक फ्रेज हो जाएगा। और ये क्या हो गया, बिफोर के बाद यहाँ पर गोइंग टू स्कूल, ये गोइंग यहाँ पर कोई इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ना इसका कोई वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी एक फ्रेज हो जाएगा, ये भी एक फ्रेज है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो बिफोर काम कर रहा था वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा था, ठीक है ना, बात समझ आ रही मेरी। Yes, sir. और अगर माने मैंने एक सेंटेंस बोला कि ही डिड हिज होमवर्क, और यहाँ होमवर्क है ये, ही डिड हिज होमवर्क, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बिफोर, और बिफोर के बाद लिख दिया मैंने बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले उसने अपना काम कर लिया था। अब ये सनसेट जो है ना यहाँ पर, ये सिर्फ एक वर्ड है, इससे भी ये पता लग रहा है कि ये बिफोर भी यहाँ पर भी प्रेपोजिशन का ही काम कर रहा है, आप इसको कंजंक्शन नहीं बोल सकते। पता लग रहा है, समझ आ रही मेरी बात, हाँ या ना। यस सर। ओके, और अगर मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल और लिखता हूं बिफोर का, वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, बिफोर वी स्पीक। अब देखो यहाँ पर मैं बिफोर लगा रहा हूँ, ये बिफोर है, यहाँ पर ये वी सब्जेक्ट है, स्पीक इसका वर्ब है, तो ये बिफोर जो काम कर रहा होगा ये कंजंक्शन का काम कर रहा होगा, ये कंजंक्शन काम कर रहा होगा। आप इसको कंजंक्शन की तरह यूज नहीं करना चाहते हो, आप इसको प्रेपोजिशन की तरह यूज करना चाहते हो, तो आप ये बोल दो कि वी शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो आप यहाँ पर बिफोर के बाद क्या बोलोगे, क्या बिफोर स्पीक बोल सकता हूँ मैं, वी शुड थिंक बिफोर स्पीक, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मनदीप, आपके अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ बिफोर वी शुड थिंक बिफोर स्पीक, मतलब बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। नहीं सर, ऐसे नहीं यूज कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जच नहीं रहा क्या। नहीं सर, जज नहीं रहा है। मैं बताता हूँ इसका लॉजिक, जरा ध्यान सुनना, लॉजिक क्या है इसका। अब जो बता रहा हूँ जरा ध्यान सुनना उस बात को। अगर आपको कहीं पर भी प्रेपोजिशन दिख रहा है और उस प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो 100% ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, 100 नहीं 99% टाइम पे, कभी एक्सेप्शन बन जाता है, ये जो आएगा ये आईएनजी फॉर्म में आएगा, पता लग रहा है। और आप अब इसको वर्ब नहीं बोलोगे, आप अब आप इसको जीरण बोलोगे। अब आप बोलोगे जीरण क्या होता है, ये डिटेल में थोड़ी देर, मतलब अभी धीरे धीरे करके आपको समझ आता जाएगा। तो आप ये मानो, जीरण उरण को भूल जाओ फिलहाल, बस इतना मानो कि कहीं पर अगर प्रेपोजिशन आ रहा है और उसके बाद आप वर्ब लगा रहे हो तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हो। एक एग्जांपल इसी बात पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला है कि बाय यूज दिस फॉर्मूला, तो ये सेंटेंस सही कि गलत है, बाय यूज दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द सम, सही कि गलत है सर सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस है जो लिखा है यहाँ पर, बाय यूज तो दिस मुझे ना है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है। खुशबू आपको स्क्रीन दिख रही है, Yes, sir. मनदीप आपको स्क्रीन कब से नहीं दिख रही है, सर अभी नहीं दिख रही है, एक वो बार रिज्वाइन करो, फिर वाईफाई। आप रिज्वाइन करो एक बार। ओके। अभी दिख रही है, यस सर। ठीक है। अच्छा सर, इसमें बाय यूजिंग आना चाहिए था शायद। हाँ, इसमें बाय यूजिंग देखो, अब बाय यूजिंग क्यों आना चाहिए, क्योंकि यूज एक वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं हम,
और तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर यूजिंग करना पड़ेगा, मैं इसको यूजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के इसको यूज़ करूँगा। तो बाय यूजिंग, या आपने सुना होगा ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ऑन अप्लाई ब्रेक नहीं बोलेंगे, ऑन अप्लाइंग ब्रेक बोलेंगे, ब्रेक लगाने पर। या आप इसको ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक भी बोल सकते हो। पता लग रहा है? अब आपको पता लग गया ना, ये होगा। तो यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको कोई वर्ब लगानी है तो कैसे फॉर्म में लगाओगे? आईएनजी फॉर्म में। एनडीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा था कि आई गो टू स्कूल, और उन्होंने वहाँ क्वेश्चन बोला था कि बाई वॉक। तो आपको पता लग गया कि एरर किधर है, किधर है एरर? सर वॉकिंग आना था। वॉकिंग आना चाहिए, क्योंकि वॉक एक वर्ब है ना, तो आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे बाई वॉकिंग। हाँ, अगर आप बोलना चाहते हो तो आप ऑन फुट बोल सकते हो। ऑन फुट तो होता है पैदल, मैं पैदल जाता हूँ स्कूल, ऑन फुट बोलोगे आप, बाई फुट नहीं बोलोगे। पता लग रहा है? और फुट क्या है? फुट तो नाउन है ना, लेकिन वॉक जब लगाओगे तो वॉक का वॉकिंग करोगे। ये आपको पता लग गया है, इस तरह से इसको हम यूज करेंगे। आगे आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब ये आपको पता लग गया इसके बारे में। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको, ये मैंने बिफोर का बता दिया कि बिफोर क्या कंडीशन रहेगा, यानी इन शॉर्ट एक बार फिर से बताता हूँ, मैं कल भी बता रहा था आपको। अगर आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखता है और आपको ये डाउट आ रहा है इस वर्ड पे कि क्या ये वर्ड एक प्रेपोजिशन है या एक कंजंक्शन है, तो आपने ये देखना है कि इस वर्ड के बाद अगर एक सिंगल वर्ड आ रहा है या इस वर्ड के बाद एक फ्रेज आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, फ्रेज आ रहा है, तो ये वर्ड जो होगा ना, आप इसको प्रेपोजिशन बोलोगे उस कंडीशन में। और इस वर्ड के बाद अगर ये क्लोज आ रहा है तो आप इसको उस कंडीशन में क्या बोल दोगे कि ये वर्ड जो होगा अब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और कौन सा कंजंक्शन का काम कर रहा होगा? ये काम कर रहा होगा सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। ठीक है? यस सर। आपको अगर याद हो तो मैं आपको एक शो करा रहा था, और शो के साथ मैंने आपको सो दैट भी कराया था, है ना? वैसे ही बताया था समझने के लिए। ये बताया था कि एक होता है इसलिए, एक होता है इसीलिए। और वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि वी टेक फूड या वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। और यहाँ लिख दिया था कि सो दैट। अब मैं सो दैट सर्वाइव लिखूंगा क्या यहाँ पर? अब आपको लग ही रहा होगा ये तो जच नहीं रहा है ना? जच रहा है क्या ये? वी टेक फूड सो दैट सर्वाइव, नो सर। नहीं जच रहा है। इसका मतलब देखो, जच इसलिए नहीं रहा है ये, क्योंकि जो सो दैट हो गया ना, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया। और यहाँ पर मुझे एक क्लोज लगाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन सर्वाइव। अब ये ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट के बाद, ये क्या हो गया इसका वर्ब हो गया ना। तो जिस वर्ड का सब्जेक्ट भी और जिस वर्ड का वर्ब भी है तो वो तो क्लोज होता है। तो इसका मतलब कि ये जो सो डेट है ना, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कौन सा कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक है? यस सर। अब आपको पता लग गया इसके बारे में, क्लियर होगी बात? यस सर। इस कंजंक्शन के बारे में और भी बातें हैं, कुछ बातें और भी हैं, तो मैंने आपको सिर्फ 50% कराया है, समझ के चलो। इसका 30 नहीं, 50 भी नहीं, 40% कराया। इसमें बातें करेंगे हम सब सेकंड राउंड में, कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ डाउट वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगी बात। और इसका मतलब हमने कंजंक्शन का टॉपिक है वो खत्म कर लिया, बेसिक में आपको आइडिया लग गया। अच्छा, इसमें एक और रह गया, एडवर्बियल कंजंक्शन। वो मैं एक बार कल बता दूंगा, एडवर्बियल कंजंक्शन, कि एडवर्ब कब कंजंक्शन का काम करते हैं। और वैसे भी थोड़ा आपको बता रखा है कि कोरिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब का कंजंक्शन का काम करता है। जैसे मैंने बोला वेयर से अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इंटेरोगेटिव है, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है वो। लेकिन वेयर सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो वहां पर वो एडवर्ब का काम करेगा। व्हेन भी वैसे ही होगा, है ना? और भी उसमें आएंगे वर्ड्स। तो ये करके फिर कल हम, वो ज़्यादा देर नहीं हो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा वो टॉपिक, जो इसका फोर्थ वाला पार्ट होगा कंजंक्शन का। और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें लगेगा 2-3 दिन लगेगा बेसिक को समझने में, 3 दिन लगेगा बेसिक को समझने में प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन तक खत्म होने के बाद फिर से आएंगे हम नाउन पे। अब नाउन में दोबारा से बात करेंगे हम कि कुछ इसमें रूल होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है? तो उस रूल वाले बात पे, नाउन पे लगाएंगे फिर 2 दिन, 2 दिन नाउन पे लगेगा। नाउन का टॉपिक थोड़ा बड़ा सा है। अब यानी जो सेकंड राउंड में जो चीज़ें हम करेंगे, जो भी मतलब रूल्स वगैरह करेंगे, यहाँ पर आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। और ज़्यादा क्लियर तब होगी जब आप उस पर क्वेश्चन लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे,
तब आपको ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू क्लास को। नो सर।